नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारी भाइयों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। और जैसा कि हमें भी पता है, आपको तो पता है ही, क्योंकि आप खुद उस मनोदशा से गुजर रहे हैं कि आखिर 8वें वेतन आयोग में क्या होगा। 8वें वेतन आयोग को लेकर शुरू से अभी तक जो हो रहा वो हमने आपको अपडेट कराते रहे, हम समय समय पर हमारा साथ देते रहे। एलन पाठक सर, जिनको कि आप देख ही रहे हैं, पाठक सर यानी कि आप समझिए एआईआरएफ, जो कि देश की बड़ी कर्मचारी संगठन और जिसके कि जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, जो कि नेशनल काउंसिल जेसीएम के सेक्रेटरी हैं, कन्वीनर है। तो वहां पर जो इनको अपने तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता, जिसको आप कहते हैं कि प्रस्ताव दिया जाता, अभी आपने खूब सुना होगा टर्म्स ऑफ रेफरेंस के को लेकर जो चर्चा हो रही थी, तो उसमें एनसीजेसीएम का क्या प्रस्ताव था, जिसको कि लेकर भारत सरकार ने संसद में भी कहा कि हाँ, एनसीजेसीएम की तरफ से प्रस्ताव आ गया था। उन सब रिपोर्टों को तैयार करने में मतलब कहते हैं पिछले दरवाजे से करें कि पाठक सर की भी बड़ी भूमिका रहती है। तो बहुत सारे वेतन आयोग में इनमें इनकी भी भागीदारी रही है जब रिपोर्ट बनाई जाती है। तो यहाँ पर वो एक एआरएफ की तरफ से नहीं, ये एक आपको पुराने कर्मचारी नेता एज एन एक्सपर्ट आपको बताते रहे कि समय समय पर कि आखिर 8वें वेतन आयोग में अभी क्या हुआ, इसके आगे अब क्या होगा और ये कैसे कैसे आगे जाएगा। बाकी तो वो चर्चा का देखिए, आज इतना बड़ा केंद्र बन गया। जो इन्होंने सबसे पहले कहा था कि माता पिता का भी जो है वो काउंट होना चाहिए फैक्टर में। तो चलिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे बोनस को लेकर। कह रहे हैं कि 6ठे वेतन आयोग के बाद बोनस में कोई रिवीजन नहीं हुआ, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस बार चर्चा किया जा रहा है कि बोनस को लेकर जो है कुछ हो सकता है, और रिपोर्ट जो कि कर्मचारी संगठनों की तरफ से जो रिपोर्ट बनेगी उसमें भी कह रहे हैं इसको लेकर सुख बुगाड़। तो हमारे साथ पाठक सर हैं। पाठक सर, पहले तो आपका बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर। ये बोनस को लेकर जो है, बाकी चीजें तो आपने देखिए समय समय पर बताते ही रहते हैं। हम कर्मचारियों की तरफ से आपको फिर से धन्यवाद दे रहे हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आप एक सही चीज बताते रहे, और जो आप बताए हैं वही वही होता आया है। तो सर, बोनस को लेकर थोड़ा सा उस पर बताइए, बोनस में क्या होने वाला है और क्या किस चीज मतलब मामला क्या है? देखिए, बोनस रेलवे में प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस है, पीएलबी कहलाता है। भारत सरकार का बोनस एक्ट है, और लेकिन रेलवे चूंकि एक इंडस्ट्री है, जिसको ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कहते हैं, तो यहाँ पर अब ये कहानी तो बड़ी लंबी है। संक्षेप में, जो लड़के हमारे नए हैं, युवा हैं, जो अभी रेल में आए हैं, 10 साल हुआ, 15 साल हुआ, या अभी जो लगातार इधर भर्ती हो रही है, पहले तो बीच में हो ही नहीं रही थी। तो ये बोनस की जो अभी स्थिति है रेलवे में, वो ये है कि बोनस की सीलिंग लिमिट जो है, कि आपका वेतन जो भी हो, अब ये स्थिति है कि जो न्यूनतम वेतन है, जहां से कर्मचारी इंटर करता है, हेल्पर हो, चपरासी हो, खलासी हो, चौकीदार हो, एमटीएस हो, तो जो मिनिमम पे स्केल है, जहां से शुरू होता है वेतन, मूल वेतन, वो 18,000 रुपये है। ठीक है, ये मतलब 7 महीने का मूल वेतन 18,000 रुपये है। और बोनस जो मिलता है उसके लिए वेतन माना जाएगा 60,000 रुपये। सीलिंग लिमिट है कि महीने भर बोनस देने के लिए महीने भर का वेतन 7,000 माना जाएगा। अच्छा। अखबार छापते हैं 78 दिन का बोनस। अब 78 दिन का बोनस का मतलब हो गया 2 महीने 18 दिन, 2.5 महीने से ज्यादा रेल कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। अब आम जनता तो ये समझती है कि भाई न्यूनतम जहां तनख्वाह शुरुआत 18,000 से होती है, इस समय तो 80,000, 90,000 मूल वेतन तक, इससे भी ऊपर ग्रुप सी के लोगों का मूल वेतन है आज की परिस्थितियों में। और
अब बोनस के लिए वेतन माना जाएगा 7,000 रुपये, इसका कोई औचित्य नहीं है। ये विषय हम लोग 7वें वेतन आयोग में भी ले गए थे, लेकिन उसने इसको सरकार के ऊपर डाल दिया कि ये निर्णय, ये सरकार इसका निर्णय करेगी। सीधे फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन आता है। तो ये बोनस एक्ट में ये प्राविधान सरकार ने किया हुआ है। अच्छा। कि वेतन की गणना के लिए, बोनस की गणना के लिए वेतन की सीमा, सीलिंग लिमिट है वो 7,000 रुपये। तो यानी कि सर 50,000 भी किसी की वेतन है तो उसका बोनस जो है 7,000 से ही माना जाएगा। हाँ, तो बड़ा अजीब है ये। यही समस्या, मतलब अब ये इतनी मूलभूत समस्या है कि इसको लगातार, ऐसा नहीं है कि पे कमीशन आया, उसने रिपोर्ट दे दिया 2015 में 16 से सब हो गया, लेकिन लगातार नेशनल काउंसिल जेसीएम के एजेंडे में लगातार सरकार के साथ, कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ इस विषय पे रेगुलर एजेंडा आइटम है। लेकिन आप देखिए कि कर्मचारियों के इतने महत्वपूर्ण विषयों पर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं जाता। हर मीटिंग में बस अगले मीटिंग में, फिर अगले मीटिंग में 10 बरस गुजर गए, आज तक वही इस मोदी सरकार को भी 11 साल हो गए। जो सबसे प्रभावी और सारे आम जनता का एक छोटा सा भी प्रार्थना पत्र पीएमओ को सीधे जाता है, बताया जाता है कि वहां से कार्रवाई होती है और करती है, लेकिन सरकार के जो चीफ ब्यूरोक्रेट है वो कैबिनेट सेक्रेटरी है। हमारे लिए भारत सरकार कैबिनेट सेक्रेटरी ही है। कोई भी हो, किसी भी दल की सरकार हो, आज मोदी की है, मनमोहन सिंह की थी, उसके पहले जो भी प्रधानमंत्री हुए हमारे, लेकिन जायज हक को देने के लिए सरकार कितना तत्पर है कर्मचारियों के लिए, ये समस्या को हम आपको बता रहे हैं कि 7वें वेतन आयोग के बाद से लगातार नेशनल काउंसिल जेसीएम में एजेंडा है बोनस। ये इतना बड़ा घोर अन्याय कि आप कहने के लिए 78 दिन का बोनस दे रहे हैं, लेकिन 78 दिन अब आम जनता तो यही समझती है कि भाई इनको तो 2.5 महीने की तनख्वाह मिल रही है। अगर और हमारी स्थिति क्या है कि तनख्वाह हमारी मिनिमम जो आज भर्ती हुआ है उसकी 18,000 है, और बोनस के लिए वो 7,000 मानी जाती है। आप 50,000 की बात कर रहे हैं, जिनका वेतन 80,000 है उनका भी 7,000 रुपया माना जाएगा। उसमें कम तो नहीं कि किसी का 3,000, 5,000 नहीं, 7,000 बस। वो 7,000। इसीलिए पूरे ग्रुप सी के कर्मचारियों को, सबको, मैंने खलासी से लगा के, हेल्पर से लगा के और सीनियर सेक्शन इंजीनियर तक, यहाँ तक कि नॉन गजटेड ग्रुप बी तक, ग्रुप बी अब रेलवे में ये नहीं है और विभागों में है, नॉन गजटेड ग्रुप बी अभी ऑल इंडिया रेलवे में फेडरेशन की ताकत है जिसने ये नहीं होने दिया। तो ये कहे हमारा ये फार्मूला है, बनाइए तो गजटेड बनाइए। नॉन गजटेड ग्रुप बी क्या, कौन सा ग्रुप बी? अगर वो गजटेड नहीं है तो किस बात का ग्रुप बी? जो कुछ मिल रहा है, कहीं नाइट अलाउंस है या बोनस है, उससे भी आदमी को आप महरूम कर दें, तो ये एक अन्याय है। बोनस का इतना लंबा विषय है, अब इसको संक्षेप में हम करें कि जो हमारी देश की ऐतिहासिक हड़ताल आखिरी गिनी जाती है 1974 में हुई थी, उसमें बोनस हमारी प्रमुख डिमांड थी कि बोनस दिया जाए। हड़ताल हो गई, जो भी गोलियां चली, जो कुछ साथी शहीद हुए हमारे, ये सब लंबा विषय है। बहरहाल इसके बाद भी बोनस की डिमांड पूरी नहीं हुई, लेकिन उस हड़ताल की 1974 के AIRF की हड़ताल की, जिसमें ये जो हमारे दूसरे संगठन और हैं FIR वाले और ये सब वाले, ये तो हमारे साथियों को जो हड़ताली थे उनको पकड़वा रहे थे। अच्छा, कि ये कहाँ छुपा हुआ है, कहाँ चला गया है। ये आप AIRF में है इसलिए बोल रहे हैं कि जो हम AIRF में है तो हम इतिहास जानते हैं इसलिए हम बोल रहे हैं। अच्छा,
AIRF बोल रहा है ऐसा नहीं है, ये तो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। आप गूगल बाबा से पूछिए कि 1974 में रेल के किस संगठन ने हड़ताल नहीं की। अच्छा। हड़ताल करने के दिन सुबह से हड़ताल होनी थी, सुबह 6 बजे से रात 8 आवर से हड़ताल होती, तारीख बदल जाती है। तो शाम तक ये था कि हाँ ये भी हड़ताल में रहेंगे, क्योंकि भाषण तो उनको भी देना रहता है। अच्छा। इसके बाद शाम को टेलीविजन, मतलब दूरदर्शन का जमाना था, तब तो टेलीविजन का इतना कॉमन था नहीं। टेलीविजन तो इस देश में 75 के बाद मतलब ये समझिए कि आया एक तरह से, आम आदमी के पास तो तब भी नहीं था। तो आकाशवाणी से भाषण करवाया गया कि भाई जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन है, ये इसके साथी हड़ताल में भाग नहीं लेंगे, हम हड़ताल से अपने को अलग करते हैं। अच्छा, वो हड़ताल में नहीं थे? हड़ताल में नहीं थे, नहीं होते, केवल इतने करते कि हड़ताल न करते, तब भी गनीमत थी। वो तो ये जो तंत्र था सरकार का, उसको सूचना दे रहे थे कि हड़ताली कहाँ छिपे हैं। अच्छा। और इसके बाद जब हड़ताल खत्म हुई तो ये लॉयल कहलाए, लॉयल भारत सरकार के कर्मचारी बने ANFIR के लोग। और लॉयल कोटे में इनके लड़कों की भर्ती हुई सरकार ने, ये भी किया। वैसे तो बड़े चोर दरवाजे से भर्ती हो जाती है सरकार, कहती है, लेकिन अगर भारत सरकार है तो लॉयल कोटे में भर्ती हुई। अच्छा, ये कोटे का नाम था या ऐसे लॉयल कोटा नाम था? अच्छा। लॉयल माने वफादार कर्मचारी हैं ये। तो वो बात छोड़िए, बात तो बोनस की हो रही है, मजेदार बात है, लेकिन चलिए उसमें हाँ अगले। तो जब ये फिर ये हुआ कि हमारा ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का दिल्ली में ही जब 74 की हड़ताल के बाद जो विभीषिका हुई वो अपनी जगह हुई, वो लंबा विषय है, हड़ताल पर कभी चर्चा आप करेंगे तो विस्तार से वो बातें रखेंगे जी। तो 79 में ये हुआ कि 7 मई से 9 मई 79 में AIRF का अधिवेशन था। उस अधिवेशन ने निर्णय लिया कि अब बोनस को लेकर हम लोग स्ट्राइक वायलेट करेंगे और फिर से हड़ताल पर जाएंगे। तो ये अब रेल कर्मचारियों का सौभाग्य था कि उन दिनों 79 में चौधरी चरण सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इंटरवीन किया। और चूंकि वो बहुत न्यायप्रिय और मजदूर, गरीब, किसान, इन सब के बहुत ही उनकी पीड़ा को समझते थे और हक को समझते थे कि मजदूर वर्ग का हक, जायज हक अगर है तो उसमें उन्होंने इंटरवीन किया। और 6 दिसंबर जहाँ तक है, 6 दिसंबर 1979 को चौधरी चरण सिंह ने एक समझौता किया AIRF के साथ। अच्छा, AIRF के साथ? हाँ, ये सब रिकॉर्ड में है। अच्छा। चौधरी चरण सिंह के वो दस्तावेज हैं मौजूद। अच्छा, AIRF के साथ समझौता हुआ कि बोनस दिया जाएगा। अच्छा, बोनस दे, यानी कि पहली बारी बोनस जो आपको वो 6/12/79 को ये समझौता हुआ चौधरी चरण सिंह की सरकार में। और ये समझौता चौधरी चरण सिंह जी की सरकार और AIRF के बीच हुआ? हाँ, चौधरी चरण सिंह जी के साथ वार्ता के बाद, मतलब भारत सरकार और AIRF के बीच जो समझौता हुआ। अब भारत सरकार में तो बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, लेकिन हम नाम अगर चौधरी चरण सिंह जी का ले रहे हैं तो वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज बने हमारे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के इस इतने जबरदस्त हड़ताल 74 के बाद आकर के। और फिर 79 में तो जिस प्रधानमंत्री ने जायज हक दिया उसका नाम तो लेना हमारा धर्म है। तो चौधरी चरण सिंह जी के साथ ये समझौता हुआ और पहला जो बोनस मिला वो एक एडहाक 15 दिन का बोनस की शुरुआत हुई। और जो बोनस मिला उसमें जो, अब जैसे आज आप 7,000 की बात कर रहे हैं, तो वो जो ये 79 की बात है, तो उसमें जो बोनस मिला उसका जो
ये था कि 1600 रुपए मूल वेतन तक, अच्छा। जिनका 1600 रुपए मूल वेतन है। अब ये उस समय की बात है जो फोर्थ पे कमीशन से के पे स्केल के हिसाब से था कि 1600 रुपया मूल वेतन तक वाले ग्रुप सी कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। लेकिन बोनस की सीलिंग तब भी लगी थी, शुरुआत में भी, तब केवल 750 रुपए मूल वेतन माना जाएगा। अच्छा, जब आपकी तनख्वाह 1600 भी हो थी, हाँ, तब जो है आपकी तभी सीलिंग जो है बोनस के 750। लिए सीलिंग होगी वो 750 रुपए। अच्छा, उसी तरह मतलब अभी आपकी तनख्वाह कितनी भी है? अभी सीलिंग 7000 7,000 रुपए है। अच्छा। चला आ रहा है। अब ये बोनस एक्ट, अब फिर बीच में ऐसा हुआ कि 1985 में फिर इसके लिए उस समय हमारे माधवराव सिंधिया जी थे रेल मंत्री, तो उनके साथ ये समझौता हुआ कि भाई ये तो बड़ा नाजायज हो रहा है। तो उनके साथ AIRF की मीटिंग, मतलब चर्चा हुई, उसमें ये लोग भी, जब मीटिंग बुलाई जाती थी तब तो NFIR जाते ही है, मतलब भाई मीटिंग में चूंकि मान्यता प्राप्त फेडरेशन है तो जाएंगे साथ में। हड़ताल होगा वो AIRF वाले करेंगे, और जब समझौता होने लगेगा तो वो भी साथ में बैठेंगे, इसलिए कि मान्यता प्राप्त। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हड़ताल वो नहीं करते? कहना किसी के लिए नहीं चाहते हैं, हाँ। लेकिन अब बात आती है तो मुंह से तो मुंह पर जबान में आएगी, तो उसको AIRF का कोई सिपाही होगा वो सच बोलने से कभी नहीं घबराएगा। हाँ। अच्छा। बहरहाल तो माधवराव सिंधिया जी के साथ ये हुआ, तो ये रिवाइज किया गया कि 1600 जो था और ये 750 था, तो ये हुआ कि 1600 नहीं, 2500 रुपया मूल वेतन वाले को आज उसको बोनस के लिए हो जाएगा। और जो सीलिंग होगी वो 1600 होगी, 750 की सीलिंग 1600। ठीक है, अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता गया, और इसके बाद 95 में सरकार ने बोनस एक्ट बनाया। फिर ये सीमा जो 2500 से थी वो 3500 हुई, फिर 3500 से ये मतलब मूल वेतन, और ऐसे ही वो बढ़ता गया। जो उसकी सीमा भी थी कि जो 1600 से था वो 2500 हुआ, फिर 750 से 1600 हुआ, 1600 से फिर 2500 हुआ, 2500 से फिर 3500 हुआ, 3500 हुआ, और अब जाकर इस तरह से बढ़ते हुए ये 7000 तक जो भी है आया। बीच में एक दौर ऐसा आया था जब ये फिफ्थ पे कमीशन लागू हो गया 1986 में, तो ये हुआ कि अब वेतन तो मतलब बढ़ते गए। तो अब ये हुआ कि अगर जो बोनस की जो सीमाएं थी, मतलब इतने वेतन तक को मिलेगा, तो इससे ये लगा कि हमारा जो फिटर है, मतलब टेक्नीशियन 3 जो है, यहाँ तक कि कुछ सीनियर हेल्पर वो भी बोनस की सीमा से बाहर हो जाते। हाँ, क्योंकि ग्रेड सब रिवाइज होते गए, सबका महंगाई भत्ता मर्ज होकर के वो मूल वेतन बनता गया। इस हिसाब से जो पे कमीशन का उछाल आया, तो फिर इतना ध्यान है कि ऑल इंडिया ये मुरामल पुरोहित जी, TN वाजपेयी जी, JP चौबे जी, ये सब लोगों ने आमरण अनशन कर दिया बोनस के लिए, बोनस इसकी सीमा के लिए कि सारे ग्रुप सी कर्मचारी को उनका मूल वेतन जो भी हो वो दिया जाए, मूल वेतन की सीमा समाप्त की जाए, और सारे ग्रुप सी कर्मचारियों को जो नॉन गस्टेड हैं, मतलब पूरे ग्रुप सी कर्मचारी को बोनस दिया जाए। लड़ाई तो हम लोग ग्रुप बी तक के लिए भी लड़े थे। अच्छा। क्योंकि ग्रुप बी रेलवे में सीधे भर्ती नहीं होता, एक मेडिकल कैटेगरी ऐसी है जिसमें डॉक्टर्स आते थे उस समय। बाकी पूरे भारतीय रेल पर ग्रुप बी में सीधी भर्ती नहीं है, ग्रुप सी का ही आदमी प्रमोट होके आखिरी स्टेज पे ग्रुप बी में चला जाता है, सीधी भर्ती ग्रुप बी में नहीं है। तो चूंकि
जो कर्मचारी आया है वो ग्रुप सी से प्रमोट होकर के जाता है, वो हमारा 20 साल 25 साल यूनियन का सदस्य रहा है, तो उसके भविष्य के लिए जब उसके बाल बच्चों तक के उसके न रहने पर उसके परिवार की रक्षा सुरक्षा उसका कल्याण ये देखना यूनियन और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन अपनी जिम्मेदारी समझती है। तो एक ये हुआ और फिर एक स्थिति ऐसी आई कि बहुत उसी के उसमें जबरदस्त आंदोलन हुआ। 50,000 कर्मचारियों ने सब पूरा यहाँ घेर लिया दिल्ली में और फिर एक दूसरा आंदोलन करना पड़ा जिसमें लाखों लोगों का सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और रेल के कर्मचारी सब लोगों ने जबरदस्त सरकार पर दबाव बनाया। तब जाकर के ये हो पाया कि सारे ग्रुप सी कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा, उसके लिए वेतन की सीमा हटा दी गई। अच्छा, ये मतलब उसी आंदोलन का परिणाम, उसी आंदोलन का परिणाम कि आज पूरे ग्रुप सी को मिलता है, चाहे पूरे ग्रुप सी का वेतन उसका कुछ भी हो उसको बोनस मिलता है। अच्छा, तो ये एक लंबी कहानी है और अब ये है कि ये अन्याय बोनस के लिए अब ये इतना ही इसमें नहीं है। ऐसा हुआ कि ये 15 दिन के एडहॉक बोनस से इसकी शुरुआत हुई, फिर 79 में से फिर 81 में ये 20 दिन हुआ, फिर 25 दिन हुआ, फिर 50 दिन हुआ, फिर आकर के 2010-2011 में ये 78 डेज हुआ। अच्छा, अब सरकार को लगा कि ये तो बोनस चूंकि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड फार्मूला है तो प्रोडक्ट उत्पादकता बढ़ती गई, गाड़ियां बढ़ती गई, समझते हैं इस बात को। और तो उत्पादकता आधारित बोनस है, तो इसको लेकर के एक ऐसी स्टेज आई कि सरकार को ये लगने लगा रेल मंत्रालय को कि ये तब रेल बजट अलग होता था, तो ये लगा कि भाई ये तो बोनस बढ़ता जाएगा। अब ये तो दूरदर्शिता थी जेपी चौबे उमराव पुरोहित जी की, जिन्होंने प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का पर समझौता किया। उस समय तो और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज और कुछ हमारे तथाकथित सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि ये तो उमराव पुरोहित तो जेपी चौबे ने तो मजदूरों को बेच दिया और ये क्या फार्मूला लेके आए, 15 दिन का बोनस लेके आए, ये है वो है, तो बहुत कुछ सुनना पड़ा। लेकिन ये दूरदर्शी नेतृत्व था कि जो समझौता किया है वो आने वाले वर्षों में कर्मचारियों की आने वाली जो जनरेशन होगी उसको इसका लाभ मिलेगा। तो जब बोनस 2010 और 11 में 78 डेज का हुआ तो सरकार रेल मंत्रालय ने कहा कि भाई ये फार्मूला चेंज करेंगे, हम पीएलबी का उत्पादकता आधारित बोनस कैलकुलेशन का फार्मूला बदलेंगे। हम लोगों ने दबाव बनाया कि हम कोई फार्मूला नहीं बदलने देंगे। तो अब 2010 और 11 से बोनस स्टैटिक है। अच्छा, हर साल रेल मंत्रालय फिर यही कहता है कि फार्मूला बदलो, लेकिन ये अभी तक तो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का दम बूता रहा है कि फार्मूला बदलने नहीं दिया है हम लोगों ने अभी तक। लेकिन बोनस हमारा 78 डेज का आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बोनस के फार्मूले से कैलकुलेट न हो करके वो 78 डेज का ही एडहॉक बोनस, एडहॉक कहा जा रहा है कि ये एडहॉक बोनस दिया जा रहा है। तो ये 2010 और 11 के बाद से आज हम 2025 और 26 का बोनस आएगा। अब जो बोनस मिलेगा वो तो वही सीमा 78 डेज ही होगा। अब अगस्त में, आज 1 अगस्त में है, अगले महीने से फिर इस पर लिखा पढ़ी शुरू करेंगे हम लोग कि भाई अक्टूबर में दशहरा होता है, तो दशहरे के पहले ये है कि हर साल हाय तौबा होती है, लेकिन उस हाय तौबा में अब ये कैलकुलेशंस तो मंत्रालय को या सरकार को जो भी वित्तीय, जो भी आर्थिक लाभ या जो भी बनता है हक कर्मचारियों का, वो बिना झगड़े के, बिना हाय तौबा के समय से आदेश निकल जाए
रेगुलर सिस्टम से भुगतान हो जाए। अब त्योहार जब आ जाएगा दशहरा, तो उसके एक दिन पहले 2 दिन पहले फिर ये भी दबाव बनाना पड़ता है कि अभी तनख्वाह तो मिलेगी महीने के आखिर में, दशहरा पड़ रहा है 15 तारीख को, तो ये होता है भाई कहीं कहीं कैश पेमेंट करा दिया जाता है। अब तो रेल पर कैशियर भी नहीं रखे हैं सरकार ने, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, अब ऑनलाइन पेमेंट और बैंकों को जाने लगे, तो ये सब है। लेकिन अगले महीने से, सितंबर से इस पर भी दबाव शुरू करेंगे हम लोग। फिलहाल 8वें वेतन आयोग से इस बार काफी गंभीरता से इस विषय पर होगा, और सरकार को भी हम तो इसमें क्या करेंगे, मतलब 8वें वेतन आयोग में क्या रिप्रेजेंटेशन ये विषय मतलब इसकी लिमिट बढ़ाई जाए या किसी भी कीमत में जो मिनिमम वेज है रेलवे का, उससे कम सीलिंग का क्या औचित्य है, सरकार इसको बहस करे। अच्छा, अभी जो मतलब आप ये कहना चाहिए जो अभी सीलिंग है 7,000 है, वो जो मिनिमम बेसिक पे हो उतना तो कम से कम होना, मिनिमम कम से कम उतना होना तो ये चाहिए कि भाई जिसका जो मूल वेतन है उसको उतने दिन का मूल वेतन के हिसाब से बोनस का भुगतान होना चाहिए, तब तो वो बोनस है। ये बोनस है, ये तो एक तरह से कहा जाए कि भीख देते हैं वो हमको, जबकि इतने बड़े युद्धों के बाद, इतने बड़े संघर्षों के बाद बोनस की शुरुआत हुई थी, पीएलबी बना, तो ये विषय है। अब इसको हम लोग 8वें वेतन आयोग के सामने भी ले जाएंगे, क्योंकि सरकार को ये निर्णय करना चाहिए। ये तो नेशनल काउंसिल जेसीएम में कैबिनेट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी को या तो एक्सप्लेन करना चाहिए। तो इस बार अब जेसीएम हम टर्म्स एंड रेफरेंस की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वैसे तो ये हर नेशनल काउंसिल जेसीएम को, कैबिनेट सेक्रेटरी को, फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ बैठ करके नेशनल काउंसिल जेसीएम के साथ तर्कपूर्ण ढंग से इस समस्या का निदान कर लेना चाहिए। जो हक है वो जायज हक है, उसको देना चाहिए। और अन्यथा फिर जब 8वें वेतन आयोग होगा, अभी तो आज तक भी सरकार टर्म्स एंड रेफरेंस को जारी नहीं कर पाई है, और बस एक जब कोई लोकसभा में या राज्यसभा में कोई सांसद उठा देता है तो अपना धीरे से कह देती है कि भाई ये स्टेक होल्डर है। उसमें भारतीय रेल का नाम अभी नहीं आया, अभी वो रक्षा मंत्रालय है और ये वित्त मंत्रालय है और ये है वो है, उनसे वो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे वो चर्चा करके और वो बना रहे हैं। हम लोगों से तो चर्चा कर ही चुके हैं। तो मतलब ये मसला जो है 8वें वेतन आयोग में जब टीओआर जो भी आ जाए, यानी कि बोनस का मसला जो इस बार उठेगा, और उसमें ये मांग की जाएगी कि कम से कम जो मिनिमम बेसिक पे है उतना तो हो ही, लेकिन कायदे से होना तो वो चाहिए कि जिसका जो बेसिक पे है उसके हिसाब से उसको बोनस मिलना चाहिए। न्याय तो यही कहता है। लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहा है तो कम से कम बेसिक जो है, मिनिमम जो बेसिक है वो मिलना चाहिए उसके हिसाब से। तो चलिए, यदि हमारी खास बातचीत बोनस को लेकर, ये बोनस की कहानी कैसे शुरू हुआ बोनस देश में, जिसमें कि काफी अच्छी जानकारी पाठक सर ने हमें बताया कि ये बोनस की शुरुआत जो है भारत से, मतलब एक ऐसे आंदोलन के बाद जिसका समझौता जो भारत सरकार और 6 दिसंबर 1979 से शुरुआत हुई, आज हम 2025 में हैं। और वो जो है मतलब भारत सरकार का समझौता जो है एआरएफ के साथ हुआ, जिसके बाद जो बोनस की शुरुआत हुई देश में। और उस बोनस को लेकर अब जो इस बार तेज मांग हो रही है कि कब जो 7,000 जो सीलिंग है, ये जो उसके बाद इस पर रिवीजन इसका नहीं हुआ है, अब उसको बढ़ाकर 8वें वेतन आयोग में जो है कम से कम जो मिनिमम बेसिक पे है उतना तो होना ही चाहिए। बाकी तो जो सर ने कहा वो आपने सुना ही। तो चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। हम और आपके लिए इसी तरह की जानकारी लेकर आते रहेंगे, जैसा कि पहले भी करते रहे। तो अभी इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।